वेब डेवलपमेंट की आज की हमारी क्लास के अंदर हम पीएचपी के डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। जनरली हम यदि आपकी कोई अदर लैंग्वेज जैसे सी, पीएचपी, सॉरी सी, जावा यदि हमने पढ़े हुए हों तो हमने पढ़े थे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने से पहले उनका डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप का है। पीएचपी के अंदर डेटा टाइप का क्या रोल है, कितने प्रकार हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर करेगा उसके डेटा का टाइप डिफाइन करता है। डेटा टाइप बताता है कि जो वेरिएबल है जो उसमें डेटा लिया हुआ है वेरिएबल ने वो क्या साइज का है और क्या टाइप का है और कितना स्टोर कर सकता है डेटा को। पीएचपी की खास बात यह है कि इसमें जो डेटा टाइप होता है वो लूज टाइप का होता है, मतलब हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम डेटा डालते हैं उसी प्रकार का जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप होल्ड कर लेता है। यदि हमें देखना हो कि उसका टाइप कौन सा है तो पीएचपी में गेट टाइप नाम का फंक्शन है, हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हमें उसकी वैल्यू, उसका डेटा टाइप और साइज तीनों के बारे में पता करना हो तो हम var dump नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने नीचे एग्जांपल में समझाया है। जैसे हमने लिखा नम में 100 है, फ्लोट नंबर मतलब एफ नम हमने इसलिए लिया फ्लोट के लिए 100.0 और एक स्ट्रिंग के लिए str वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने हेलो। वेरिएबल क्या होता है इससे रिलेटेड क्लास हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दे रखे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर जाके इस लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। var dump फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने num, fnum और str तीनों को लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर बता देगा कि जो num है वो इंटीजर टाइप का है और उसने 100 वैल्यू है वो ली हुई है। fnum है जो फ्लोट टाइप का है, उसने 100 वैल्यू ली हुई है। str जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसका साइज 5 है और उसकी वैल्यू जो है वो हेलो है। मतलब यदि हम किसी को var dump करके किसी वेरिएबल का सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं तो उनका डेटा टाइप बता देता है कि वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा टाइप होल्ड किया हुआ है। इट मीन्स दैट हमें वेरिएबल के डेटा टाइप कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वेरिएबल ने डेटा लिया है हम पता कर सकते हैं वो किस टाइप का है। नेक्स्ट, पीएचपी के अंदर होते कितने प्रकार के हैं। पीएचपी में हम यदि ग्रुप बनाए प्रिमिटिव डेटा टाइप के तो 3 ग्रुप बना सकते हैं। पहला है स्केलर, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है स्पेशल। टोटल मिला के 10 डेटा टाइप है। ये 10 डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला आता है बूलियन, दूसरा आता है इंटीजर, तीसरा आता है फ्लोट, चौथा आता है स्ट्रिंग। हम हमेशा आज के वीडियो के अंदर इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से। उसके अलावा हम नल पढ़ेंगे। हम कंपाउंड और स्पेशल अभी नहीं पढ़ेंगे, इसका रीज़न है ये मल्टीपल वैल्यूज लेता है और जो स्केलर है वो सिंगल है। तो मल्टीपल वैल्यू लेता है तो हमें एरे बताना होगा, ऑब्जेक्ट है तो हमें क्लासेस बताना होगा, कॉलेबल है तो हमें फंक्शंस बताने पड़ेंगे, इटरेशंस है तो हमें फंक्शंस, लूप, फॉर ईच लूप दोनों बताना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑपरेटर आने चाहिए, कांस्टेंट आने चाहिए। ये सब आने के बाद में हम इस टॉपिक्स को ब्रीफली इंडिविजुअली डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको ईच पॉइंट्स को इजीली आपके दिमाग में आ सके। तो आज का जो हमारा जो टारगेट है वो स्केलर टाइप्स के जो डेटा टाइप है बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आप ये मत सोचना कि हम थ्योरेटिकल पोर्शंस में ज़्यादा हैं। ये यदि आपके पास थ्योरी होगी तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकल इतना अच्छे से और इतना ज़्यादा करवाऊँगा कि आपको एज ए प्रोफेशनल फीलिंग आएगी। बट अभी फ़िलहाल आपके पास डेटा होना ज़रूरी है, जिससे आप कभी मेरे एग्जाम्पल्स को पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो वो कौन सा कब क्या काम करता है उससे रिलेटेड आपके पास नोट्स हो। ये सभी नोट्स जो हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर नीचे लिंक दिया हुआ होता है वहाँ से आप ले सकते हो। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और हमारे अच्छे कंटेंट को गेट करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले हमने देखा हमारा पहला जो है वो ए पॉइंट है, ए के अंदर पहला बूलियन। तो 1.a के अंदर हम पढ़ते हैं बूलियन। पीएचपी के अंदर बूलियन डेटा टाइप बहुत ही सिंपल है। बूलियन का अर्थ होता है 2।
ट्रू का अर्थ क्या होता है कि वो दो ही वैल्यू में से कोई वैल्यू होल्ड कर सकता है। होल्ड एक ही वैल्यू कर सकता है, या तो ट्रू होल्ड करेगा या फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में यदि हमें वैल्यू देना हो, जैसे कभी स्टेटस हैंडल करना हो, या कभी पर्टिकुलर एक टास्क है जिसके अंदर हमें देखना हो कि यदि इस लूप के अंदर, इस इफ के अंदर यदि वो आ रहा है तो यहाँ फॉल्स हो जाए, यहाँ ट्रू हो जाए, तो उसके लिए जनरली हम सी और के अंदर 0 1 का यूज करते थे। 0 1 आल्सो कह सकते हैं कि 0 फॉल्स 7 ट्रू है, बट इसके बारे में हम एक आगे बड़ी डिस्कशन करेंगे, तो अभी ये मुद्दा नहीं है। इस बूलियन सिंपली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। वार डंप करेंगे तो ये बता देगा ट्रू टाइप का है। 0 1 इंटीजर है, नॉट अ बूलियन। नो डाउट इस ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा है, आपके पास दो ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू आएगी या फॉल्स। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीजर। इंटीजर जो है वो लोगों को बहुत सिंपल और सरल लगता है, और हम इसको आज एक अलग लेवल पे पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल है, उसके लिए ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा 2 3 बार देखोगे तब समझ में आएगा, रिपीट करना है इसको। और जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकली साउंड करते हैं, जब बीसीए है या किसी कंप्यूटर वोकेशनल है या कोई एमसीए का है या इंजीनियरिंग का है, तो उसके लिए ये एवरेज आपको कंटेंट देगा जो बहुत मीनिंगफुल है। इंटीजर का अर्थ होता क्या है? न्यूमेरिक डेटा टाइप है ये, जो माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। और इसका जो साइज है वो हमेशा प्लेटफॉर्म पर ही डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब यदि आपका जैसे इंटीजर है वो 16 बिट का है तो इंटीजर 2 बाइट का होगा, और यदि आपका 32 बिट का है तो इंटीजर जो है वो वैसे वो कंपाइलर पर डिपेंड करता है उसके भी, कि वो 4 बाइट का होगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। इसलिए कौन कितने साइज का है वो हर एक के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। इंटीजर जो है वो होल नंबर होल्ड करता है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं रखता, मतलब पॉइंटों की वैल्यू उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, फ्रैक्शंस पार्ट जो है वो कभी नहीं आता है। अब इंटीजर के अंदर क्या क्या आ सकता है? इंटीजर बाइनरी में यदि बात करें तो 0 और 1। ऑक्टल के अंदर बात करें तो 0 से 7 मतलब 8 का बेस। और डेसिमल की बात करें तो 0 to 9 मतलब डेसिमल बेस। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16 का बेस चलता है। जो मैंने इसमें हाइलाइटर लगाए हैं ये हमेशा आपको डेसिमल में वैल्यू रिटर्न करेगा। क्वेश्चन ये है कि हम उस वैल्यूज को ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कैसे लिखें। तो जो हाईलाइट किया हुआ है येलो हाइलाइटर से, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपको बाइनरी के अंदर कोई वैल्यू लेना है तो आपको आगे 0 भी लिखना पड़ेगा, फिर बाइनरी डिजिट ले सकते हो 1 1 0 0 1। यदि आपको ऑक्टल की वैल्यू लिखना है तो केवल 0 लिखना है, और यदि हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिखना है तो 0x लिखना है। याद रखना PHP 7 जो 7.4 है, इसने इंटीजर के नॉर्मल जो डेसिमल्स है उसको भी गैप्स देने के लिए अंडरस्कोर अलाउ कर दिया है। तो मेरे सिस्टम के अंदर 7 वर्जन है 0.0, 7.4 नहीं है, तो नो डाउट ये वाला मेरे सिस्टम पर नहीं चलेगा। इसके एग्जांपल्स हमने यहाँ देखे हैं। हमने $a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 1 2 3 4 है, सिंपली डेसिमल वैल्यू है। अब यदि मैं इसको 1 2 3 काउंट करता हूँ तो इट्स नॉट अ डेसिमल नंबर, इट्स अ ऑक्टल नंबर। क्यों? क्योंकि आगे 0 लगा है। हमने यहाँ बात की थी कि यदि आगे 0 लगेगा तो ऑक्टल है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको CO का बेसिक आना चाहिए। तो इसका डेसिमल के अंदर 83 है। यदि मैं इक्को ए को करता हूँ तो हमारा आउटपुट के अंदर 83 आएगा। मैं 0x लिख देता हूँ तो नॉर्मल सी बात है, ये हेक्साडेसिमल है। डेसिमल के अंदर ये 26 है। कौन सा? 1a। वैल्यू क्या है? 1a, दो ही है वैल्यू। क्या है? 1 और a, इसमें 1 2 3 वैल्यू है। आगे तो ये बताता है कि ये ऑक्टल है, 0x ये बता रही है हेक्साडेसिमल है। इसी तरीके से 0 भी ये बता रहा है कि बाइनरी है, इसमें 1 0 1 0 मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इसके अंदर यदि मैं ऑक्टल के अंदर 7 के अलावा 8 9 लिखता हूँ तो एरर आ जाएगी। इसी तरीके से f के अलावा इसमें कुछ लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। इसमें 0 1 के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। डेसिमल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये PHP के 7.4 के अंदर सपोर्ट है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो वर्जन है वो PHP 7.1 है। नाउ यदि आपको चेक करना हो कि आपका जो वेरिएबल है
उसने इंटीजर टाइप का है या नहीं, तो आप एजेंट यूज कर सकते हो। आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, एलियास ही है इंटीजर का, मतलब दोनों एक ही टाइप के हैं। लॉन्ग भी यूज कर सकते हो, वो भी एलियास है एजेंट का। इन तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज करो, वो बता देगा कि जो आपका वेरिएबल है उसने इंटीजर वैल्यू होल्ड की हुई है या नहीं। इसका प्रैक्टिकल हम ये पीपीटी कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। सभी का प्रैक्टिकल एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। नाउ हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है उनको फ्लोट्स कहते हैं, डबल कहते हैं और रियल वैल्यूज़ कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो जो फ्लोटिंग है वो भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स रखते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है, और इसके जो बाकी डिटेल है कि अप्रॉक्सिमेट मैक्सिमम साइज और क्या है वो मैंने यहाँ पर 1.e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट इसको डिफाइन करता है। सिंपली पॉइंटों की जो वैल्यूज होती है हम उसको और डिफाइन करता है किसके अंदर, फ्लोटिंग के अंदर। तो ए मतलब 1.23 है, इस आल्सो फ्लोट वैल्यू। आप इसको 2e भी लिखें तब भी फ्लोट ही है, 7e-10 लिखें तब भी फ्लोट है। और पीएचपी ने ये नया वर्जन भी कहा है कि आप अंडरस्कोर लगा के डेसिमल वैल्यूज को बता के पॉइंट्स के साथ आप ये लिख सकते हो, तो इट्स आल्सो अलाउ। पीएचपी में यदि हमें फ्लोट वैल्यूज चेक करनी हो तो वही इस फ्लोट और इस डबल नाम के आपके पास फंक्शंस हैं, जिससे आप देख सकते हो कि आपका जो वेरिएबल है उसने फ्लोट वैल्यू होल्ड की हुई है या नहीं। अगेन अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो पीएचपी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के रूप में लेती है जनरली, और इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है जनरली क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, और जो स्ट्रिंग कहलाती है, और वो एक ही सीक्वेंस के अंदर आपके पास रहते हैं, ठीक है। जनरली यदि हम बात करें तो पीएचपी जो है वो 255 कैरेक्टर सपोर्ट करता है, परंतु अभी पीएचपी 7.0 के बाद के अंदर आप 2 GB तक डेटा को ले सकते हो। इट मीन्स डैट अब यहाँ पर 265 कैरेक्टर वाला नियम नहीं है। क्या स्ट्रिंग के अंदर केवल ए टू जेड आता है? नहीं, आप न्यूमेरिक वैल्यूज भी डाल सकते हो, पर वो होगी सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर ही। आप इसके अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, स्पेशल कैरेक्टर, एवरीथिंग जो है वो आप स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर ही होगी, ऐसा हम मानते थे। हम इसके अलावा हेराडॉक और नाउडॉक्स के अंदर, हेयरडॉक एंड नाउडॉक्स के अंदर भी स्ट्रिंग को रख सकते हैं। यदि आप स्ट्रिंग को डिफाइन करना चाहते हो तो 4 तरीके हैं, सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, हेरा कोड के अंदर और नाउडॉक्स के अंदर। नाउडॉक्स जो है वो 5.3 के बाद आया। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स जो है वो हम छोटी वैल्यूज दें तो उसके लिए अच्छा है, मतलब छोटी स्ट्रिंग हो, 1 लाइन की, 1.5 लाइन की, 2 लाइन की। यदि आपको बहुत ज़्यादा डेटा हो, मतलब आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, या एक्स वाई जेड बहुत लेंथी डेटा है, तो आप हेयर डॉक्स और या नाउ डॉक्स का भी यूज कर सकते हो। सिंगल कोट्स नाउ डॉक्स की तरह है, 5.3 के बाद ही आया ये। हेयर डॉक्स 5 वर्जन के अंदर ही आ गया था, 5.0 के अंदर ही। ये डबल कोट्स की तरह है, ठीक है। तो हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स सबसे सिंपलेस्ट है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यदि हम बात करें भाई सिंगल कोट्स के अंदर कैसे लिखें, तो हम लिख सकते हैं इको दिस इज स्ट्रिंग, आउटपुट में आ जाएगा दिस इज स्ट्रिंग। सिंगल कोट जो है उसके अंदर आप स्लैश यूज करते हो स्ट्रिंग, तो वो प्रिंट नहीं होगा। आपको यदि स्लैश को प्रिंट करना हो तो आप डबल स्लैश लगाओगे तभी प्रिंट होगा। इसके लिए ताकि वो स्ट्रिंग को खुद को, बैक स्लैश जो है, ताकि वो स्ट्रिंग को खुद को हैंडल करने के लिए काम आए। जैसे मैं सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर वापस सिंगल कोट चाहता हूँ तो मैं बैक स्लैश करके सिंगल कोट्स लिखूंगा, तो आउटपुट में यहाँ स्लैश प्रिंट नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा। यदि मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा तो ये स्ट्रिंग यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगी, पीछे वाला हिस्सा जो है वो आउट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं की, ये वो। स्ट्रिंग के अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर यदि आप स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हो तो आप एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज नहीं कर सकते, जैसे स्लैश एन है। आप पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को भी यूज नहीं कर सकते सिंगल कोट्स के अंदर। यदि आप जैसे मान लो डॉलर एक्सपेंड और डॉलर आइडन नाम का वेरिएबल है तो सिंपली इसको एज इट इज आउटपुट में दे देगा। यदि आप वेरिएबल यूज करते हो तो उसको स्ट्रिंग ही मानेगा, उसको कोई भी बिहेव नहीं देगा। यहाँ पर ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इसके अंदर कोई भी एस्केप सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब स्लैश एन एज इट इज आ जाएगा। यदि आप स्लैश एन दोगे तो आप कहोगे अरे नई लाइन आई नहीं, स्लैश एन से नई लाइन आनी चाहिए थी, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल है यार। यदि आप यूज करते हो वेरिएबल्स तो वो उसको वेरिएबल नहीं मानेगा, एज स्ट्रिंग ही मानेगा। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको बोला एस्केप सीक्वेंस, तो बहुत सारे हैं जो फेमस है, जैसे स्लैश के बाद सिंगल कोट जो हमने यहाँ यूज भी किया, ये यूज हो सकता है। स्लैश के साथ डबल कोट यूज हो सकता है। डबल स्लैश स्लैश को प्रिंट करवाना हो तो ऐसे डॉलर को प्रिंट करवाना हो नई लाइन के लिए, टैब के लिए, वर्टिकल स्पेस के लिए और कैरेज रिटर्न्स के लिए, ये फेमस है। मैक्सिमम ये सभी लैंग्वेज के अंदर आपको अवेलेबल होता है। हमने सी में भी स्लैश एन नई लाइन के लिए पढ़ा हुआ है, स्लैश टी टैब के लिए पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए पढ़ा हुआ है, ये सभी। तो ये जो हमने लिखा है वेरिएबल एंड एस्केप्स स्पेशल कैरेक्टर विल नॉट बी एक्सपेंडेड व्हेन द अकर ऑफ सिंगल कोट्स, मतलब जब भी सिंगल कोट आएगा तो वेरिएबल और एस्केप सीक्वेंस जो है वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, नाउ डबल कोट, तो डबल कोट में जस्ट अपोजिट है, वो बहुत सिंपल है, वो भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप डबल कोट लगाओगे, उसमें खास बात ये है कि वो वेरिएबल और एस्केप्स दोनों को ही अलाउ करेगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग, तो वो लिख देगा आउटपुट में दिस इज स्ट्रिंग। ये सिंपली जैसे हमने सिंगल कोट्स में लिखी वैसे ही डबल कोट्स में लिख सकता है। याद रखना डबल कोट जो और सिंगल कोट्स का यदि कंपैरिजन करें तो लिटिल बिट जो डबल कोट है वो स्लो होता है कंपैरेटिवली सिंगल कोट्स के, क्योंकि डबल कोट जो है वो अपने अंदर वेरिएबल्स को समझ सकता है, एस्केप्स सीक्वेंस को समझता है, तो उसके लिए से हल्का सा लिटिल बिट हम आम लोगों के लिए वो डिफ्रेंशिएट निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जैसा मैंने रीड आउट किया हुआ है उस अनुसार डबल कोट्स जो है वो सिंगल कोट्स से कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है। जैसे मैंने लिखा राजेश वंस सेड आई विल, तो ये भी स्लैश चल जाएगा, विल बी बैक। मैं लिखा दिस विल बी नॉट एक्सपेंडेड स्लैश एन और न्यू लाइन, तो यहाँ पर ये एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे स्लैश एन करके, यहाँ पर आ जाएगा नई लाइन के अंदर आउटपुट के अंदर। यहाँ नॉट भूल से गलत लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड लिखना था। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर नेम राजेश, तो मैंने लिखा आई एम डॉलर नेम फ्रॉम राजेश, तो सिंगल कोट होता तो आउटपुट में आता आई एम डॉलर नेम। मैं इसका आउटपुट है आई एम राजेश फ्रॉम एग्जीजा, एज इट इज ही आता है हमारा। यहाँ पर आउटपुट जो है वो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आउटपुट में आएगा आई एम राजेश फ्रॉम एग्जीजा। इट मीन्स दैट डबल कोट जो है वो इसको समझ जाएगा। नेक्स्ट हेयर डॉग्स जो है वो भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हेयर डॉग्स के लिए आप ये ट्रिपल एरो का यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर जब लगाओगे तब आप कोई भी बड़ी स्ट्रिंग्स को एक साथ यहाँ पर आप लिख सकते हो। आप इसके अंदर बी आर टैग, एच टी एम एल या सॉरी ये स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स और एस्केप्स जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। इसके लिए हम जनरली जो फेमस टोकन है, आप टोकन खुद के भी बना सकते हो। आप इसमें जो फेमस टोकन है वो ये है, टोकन जो है ई ओ टी, ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल के लिए, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, एच टी एम एल, एस क्यू एल एंड, ये इन सब का यूज कर सकते हो। तो मोस्टली जो कॉमन यूज होता है वो ई ओ टी है, मतलब एंड ऑफ टेक्स्ट के लिए यूज होता है। आप खुद के भी बना सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल। आप इसको कैपिटल लेटर्स में दें। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्टार्ट हुआ है वो एक इंडिविजुअल नेक लाइन में बंद होगा, उसके जस्ट बाद केवल सेमीकोलन में आएगा। इसके यदि आगे आपने स्पेस दिया, यदि इसके आगे स्पेस दिया तो एरर आ जाएगी। इट मीन्स डेट आपको यहाँ स्पेस और कुछ नहीं देना है, सिंपली स्टार्ट किया, बंद किया, इसके बीच में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। हेड डॉग्स और नाउन डॉग्स में इतना ही अंतर है, दोनों जस्ट सिमिलर ही है। अंतर इतना सा है कि इसके ये डबल कोट्स की तरह बिहेव करता है, इसमें वेरिएबल को ये समझ जाएगा और आउटपुट के अंदर वेरिएबल्स के आउटपुट लिख देगा, परंतु सिंगल कोट्स एज इट इज ही रखेगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको लिखे कैसे, यहाँ सिंगल कोट लगा दो, जो भी आप टोकन बनाओ या टोकन यूज करो यहाँ पर आप सिंगल कोट लिख दो। तो जैसे मैंने ई ओ डी लिखा या ई ओ टी लिखा या स्ट्रिंग लिखा या मैंने खुद का टी टी बनाया, तो आप उसको सिंगल कोट्स में लिख दो।
जैसे ही आपने यहाँ सिंगल कोट्स लगाओगे तो नाउ डॉक्स की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर यदि आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो वेरिएबल आउटपुट के अंदर एज इट इज ही प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल्स को नहीं समझेगा। स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करवाएंगे हम। इसके अलावा हमारे एक और ऑपरेटर है, वो है नल। इसमें जो 10वें नंबर पर लिखा हुआ है, इसको इसी के साथ समझाना जरूरी था, छोटा सा टॉपिक था। नल के अंदर भी हम विशेष बात लेके ये आ रहे हैं, नल क्या है। बहुत से लोग कहते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो नल होता है मतलब कुछ नहीं, खाली है। नल एक ऐसा डेटा टाइप है जो ये बताता है कि वेरिएबल के पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। यदि मैं कोई वेरिएबल में 0 लिखता हूँ तो 0 वैल्यू है, फॉल्स लिखता हूँ तो फॉल्स वैल्यू है। इट मीन्स डैट यदि मैं a इज इक्वल टू फॉल्स लिखता हूँ तो बूलियन वैल्यू रख रहा है। a इज इक्वल टू 0 लिख दिया तब भी इसका मतलब यही है कि वो न्यूमेरिक 0 वैल्यू रख रहा है। यदि मैं चाहता हूँ कि जो नल है वो वैल्यू में काउंट ना हो, यदि मैं इफ में लिखूँ तो वो उसको अनडिफाइंड की तरह ही बताए, तो मैं इसको नल वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। आपको सिंपली नल के लिए नल लिखना है। नल एकमात्र ऐसा है जो केस सेंसिटिव नहीं है। पीएचपी के अंदर अपना छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं, या पहले हम भी मानते थे, कि जो अनसेट की तरह है, भाई कोई वेरिएबल को अनसेट करना हो तो उसको वैल्यू में नल डाल दो, इट्स जस्ट लाइक अनसेट, है ना। तो चेक करना है कि वो नल है या नहीं, तो आप इज नल फंक्शन लगा के चेक कर सकते हो कि उसमें नल वैल्यू है या नहीं। और अनसेट से भी आप उस वैल्यू को हटाते हो तो ऐसा लोगों का मानना है कि नल चला जाता है। परंतु PHP 7.2 के अंदर इस कंसेप्ट को डिक्रिप्ट कर दिया गया है। बहुत से लोग जो ये मानते थे कि var इज इक्वल टू नल लिख देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका यूज करते, उसमें मान लो फाइंड एंड ने यूज किया हुआ टिल एंड जाके उसको नल कर देते हैं और मानते कि वो एज ए अनसेट की तरह है, तो विच इज़ नॉट ट्रू। अभी ये कह दिया है कि इस फीचर्स को डिक्रिप्टेड कर दिया है PHP 7.2 में। इट मीन्स डैट कि जो लोग ये मानते थे कि हम जो नल का यूज है वो अनसेट की तरह यूज कर लेते हैं ताकि वेरिएबल एज अनसेट हो जाए, तो नहीं, अब से वो क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अनसेट माना जाएगा। ये जो PHP 7.2 के जो ऊपर के वर्जन है जो यूज कर रहे हैं, ये सब बात इसके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। जो डेटा टाइप्स ये हैं जिसमें हमने स्केलर टाइप्स के जो 4 टाइप्स थे। स्केलर डेटा टाइप मतलब जो सिंगली वैल्यू होल्ड करता है। हमने एरे को और ऑब्जेक्ट कॉलेबल या टेबल को या रिसोर्सेज को इसलिए यूज़ नहीं किया कि इसके लिए हमें बेसिक चीज़ों का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी हम थ्योरेटिकल बेस चल रहे हैं। यदि मैं इन चीज़ों को इस पर डिस्क्राइब करूँगा तो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए मैं ऑपरेटर, कांस्टेंट, थोड़े फंक्शंस क्या होते हैं, इको, प्रिंटर, एरे बनाने, ये बेसिक्स हमें सीखने पड़ेंगे, तभी हम इन आगे फंक्शंस बनाने फिर इनका यूज़ समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको अभी करवा नहीं रहे हैं, इसका मतलब इतना ही है कि इनका अभी राइट टाइम नहीं है समझने के लिए। हमने इतना कुछ पढ़ा है, अब आपका जिम्मेवारी है कि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। अब कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल सर करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इन सबका बहुत इजी वे में है। लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 एग्जांपल दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप लोग बोर हो जाते हो, तो छोटे वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने सबलाइन खोला, मैंने एग्जाम्पल ऑन किया हुआ है। मैं लिखा डॉलर वेल इज इक्वल टू 10, it means that it's 10 इको डॉलर वेल। तो हमने इसमें इंटीजर वैल्यू दी है, मतलब ये वैल जो है वो इंटीजर टाइप का है और हम इसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। हमने देखा 10 आउटपुट आ गया, ठीक है। अब ये किस टाइप का है, तो इसके लिए वार्डम डॉलर वेल, तो ये बता देगा ये इंटीजर टाइप का है और इसमें
10 वैल्यू है। देखो ये इंटीजर टाइप का है, थोड़ा जूम कर देते हैं। इंटीजर का है और 10 वैल्यू है। ठीक है, अभी मैंने दे दिया 10.25, या मैं 10.0 भी लिखता हूँ तब भी ये बता देगा कि ये फ्लॉट है। हमने रिफ्रेश किया तो इसने बता दिया ये फ्लॉट है। अभी मैंने दे दिया सिंपली राजेश, तो इसने बता दिया यह स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग है ना। मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का है जिसमें 6 कैरेक्टर है और जिसमें वैल्यू क्या है, राजेश है। मैं इसके अंदर फॉल्स लिख देता हूँ तो ये बुलियन की फॉल्स वैल्यू है। मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ, ये बुलियन की ट्रू वैल्यू है। सिंपली अब हमने देखा कि डेटा टाइप को सिंपली कैसे लिखता है, सारों का हमने बेसिक देखा। अब थोड़ा हम वापस आते हैं इंटीजर के अंदर। तो मैंने लिखा 0 10, तो ये इंटीजर का 8 है। देखो इसने क्या कहा, ये इंटीजर का 8 है, मतलब वो हमेशा डेसिमल में रिटर्न करेगा, जबकि हमने दी क्या है ये ऑक्टल। और ये प्रिंट क्या कर रहा है, डॉलर वैल को प्रिंट करवाता हूँ तो 10। सिंपली इट मीन्स डेट जो ये 10 है वो ऑक्टल का है। ऑक्टल का है ये हमें कैसे पता चला, हमने इसके आगे 0 लिख दिया। अब ऑक्टल में 7 तक वैल्यू होती है, मतलब मैं यहाँ 17 तक देता हूँ तो इट्स ओके है, 15 आ गया। परंतु मैं यहाँ पर यदि 8 लिखता हूँ तो अब ये वैल्यू गलत है, मतलब इनवैलिड न्यूमेरिक लिटरल। समझ में आई मेरी बात। अभी मान लो मुझे बाइनरी देना है तो मैं 0 भी, मतलब बाइनरी स्टार्ट हो गया, तो 1117 के होता है बाइनरी, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा 7। मैंने 1010, ये 10 का होता है तो हमने 10 है ये, है ना। इट मीन्स डेट हम दे सकते हैं ऐसा कुछ भी। हमने दे दिया 1a और b की जगह x लिख दिया, तब ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसका आउटपुट आ गया 26। ठीक है, तो इनको यदि आपको डीप में समझना हो कि आउटपुट कैसा आया, तो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पार्ट। यदि आप कमेंट करते हो और आप लोग हमें रिक्वेस्ट करते हो कि आप ये वाला पोर्शन डिटेल में समझाएं, तो मैं इस नंबर सिस्टम को आपको बाकायदा अच्छे से अलग से समझा दूंगा कि डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकलता है, ऑक्टल से डेसिमल कैसे निकलता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे निकलता है। देखो बहुत सिंपल है, बाइनरी 0 1 की वैल्यू होल्ड करता है तो बेस 2 का चलता है। ऑक्टल में 0 से 7 चलता है तो वैल्यू 8 है तो 8 का बेस चलता है। डेसिमल में 0 का 9 है तो 10 का बेस चलता है। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 वैल्यू है, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक, तो ये इसमें 16 का बेस चलता है, मतलब टोटल 15 वैल्यू, 0 से लेकर 15 तक, मतलब ए से लेकर एफ तक। ए का मान 10 होता है, बी का मान 11 होता है, सी का मान ऐसे कंटिन्यू बढ़ते हैं। एफ जो है वो 15 को डिनोट करता है। तो हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो ऐसे काउंट होती है। इसमें सिंपली बेस पावर्स लगा के बेस निकाल के आउटपुट ला सकता है। यदि मैं इस वीडियो के अंदर इसको और लंबा खींचता हूँ तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, और जो नॉन टेक्निकल है एकदम से तो सीखना चाहता है वेब डेवलपमेंट, तो उनके लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को इसके अंदर नहीं डाला है। अब नाउ हम स्ट्रिंग के अंदर आते हैं वापस, सिंगल कोट और डबल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट के अंदर मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ राजेश इज पार्ट ऑफ एक्सिजा, एंड व्हेन आई प्रिंट इट, इसको डॉलर वेल, आउटपुट में आ जाएगा राजेश इज पार्ट ऑफ एक्सिजा। मैं सिंपली इसको सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स भी लिख सकता हूँ, ये आउटपुट आ जाएगा। तीसरा तरीका जो है, मैं डबल कोट्स की जगह
हे डॉग्स का यूज कर सकता हूँ, 1 2 3 कुछ भी मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूज किया। बस इसको बंद करने के वक्त आपको स्ट्रिंग लिखना है वापस। और सेमीकोलन। ये लॉन्ग डेटा के लिए होता है। हम इसका आउटपुट देखें तो सेम ही आउटपुट है। आउटपुट बढ़ाना है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं तो बहुत सारी लाइनों का आउटपुट आ जाएगा। मैं इसमें br लिख सकता हूँ। ऐसा बहुत सारा है। ये है हेडर टैग। और एक और जो था हमारा, उसको हम वैसे सिंगल कोट डाल के भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब इन चारों में अंतर क्या है, सीक्वेंस से पढ़ता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कोट। सिंगल कोट में ऐसा क्या है, ऐसा क्या कमी है जो डबल कोट्स की हमें नीड पड़ी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक वेरिएबल बनाया $name इक्वल्स टू राजेश। राजेश बार बार इसलिए लेता हूँ, ये मेरा नाम है। इफ आई यूज हेलो $name हाउ आर यू, या मैं चाहता हूँ इसके बाद एक /n नई लाइन आ जाए, तो मैं इसके साथ ये दोनों ही यूज़ नहीं कर सकता। ना तो एस्केप पैरामीटर टोकन्स यूज कर सकता हूँ और ना ही मैं वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकता हूँ। ये एज इट इज आउटपुट में आ जाएंगे, जो हम चाहते नहीं है। मैं चाहता हूँ यार राजेश को वो समझ ले, /n को भी समझ ले, तो इसके लिए सिंपली आप डबल कोट यूज कर सकते हो। सॉरी, यहाँ तो भले कैसा भी हो, यहाँ डबल कोट लिख दो तो वो उसको समझ जाएगा कि क्या काम करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि ये सिंपली सिंगल कोट्स डबल कोट्स में देखो /n यहाँ पर हट गया है ना। अभी सिंगल कोट्स के वापस आते हैं हम। मैं चाहता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर मैंने एक और बात की कि आप एक ब्लैक क्या बैक / लगा नहीं सकते, तो ये एक बैक / जो है वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे अब ये सिंगल एक बैक / है, तो इसको आपको प्रिंट कर, ये इस सिंगल कोट्स को हैंडल करने के लिए काम आया। यदि मैं सिंगल कोट्स यहाँ से हटा देता हूँ तो ये एरर आ गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग प्रॉपर्ली कंप्लीट बन नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सिंगल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर दिखे, यहाँ पर राजेश के अंदर। तो पहला तो सिंपल तरीका है, आप इसको डबल कोट में डाल दो। दूसरा तरीका है आप इसके अंदर बैक / यूज कर लो, जो हम फ्यूचर में जाके ऐड /s से के थ्रू जो यूजर हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में वैल्यू देगा, उसको ऐड /s फंक्शंस के थ्रू हम इसको हैंडल करेंगे, जो आगे जाके एसक्यूएल इंजेक्शंस के अंदर हमारे बहुत काम आएगा समझने के लिए। तो सिंपली ये है। इसके अलावा डबल कोड जो है उसके अंदर ये सभी चीज़ें समझ जाएगा, तो हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है। बस ये दो ही तरीके होते हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी जो नए जो हैं वो हेयर टैग और जो है जो नए टैग हैं जो हमने अभी देखा, आप कोई भी नया बना सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया EOT एंड ऑफ टेक्स्ट, ऐसा बना दिया। हमें 3 बार स्टार्ट करना था, तो ये एक ऑपरेटर है जो बंद क्या होगा EOT से। अब इसके अंदर आप कितना भी बड़ा डेटा रख सकते हो, मतलब लॉन्ग डेटा के लिए यूज करता है। इसके अंदर मैं वेरिएबल लिख सकता हूँ $name इक्वल्स टू राजेश। तो लॉन्ग डेटा के अंदर मैं $name को यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, तो ये
एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ ये वैल हटाना भूल गए। तो देखो राजेश फिर लॉन्ग डेटा आ गया। मतलब आप वेरिएबल समझा सकते हो यहाँ पर आप एक्सेप्ट एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते हो। अभी मान लो मैं इसको सिंगल कोट में दे देता हूँ तो ये अब ये इसको नहीं समझेगा। इट मीन्स डैट जो हेडर टेक्स्ट के अलावा जो चौथा पॉइंट था ये वो बन गया है, वो सिंपली सिंगल कोट्स की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब लॉन्ग डेटा तो आएगा, इसमें एक्सेप्ट्स वाले नहीं चलेंगे, वेरिएबल्स को नहीं समझेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो वीडियो है वो आपको बहुत मीनिंगफुल लगे और आपके बहुत यूज आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कीजिए, हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।